हेलो एवरीवन, बीसीडब्ल्यू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज का जो लेक्चर हम लोग आपके सामने लाए हैं वो लाए हैं, इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे हिस्ट्री के मेंस आंसर राइटिंग में। तो बीपीएससी का जो मेंस होता है और बीपीएससी के मेंस में हम लोग हिस्ट्री के इतिहास के उत्तर कैसे लिखेंगे, आंसर कैसे लिखेंगे, उन सभी चीज़ों पर आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। और जो मेंस होता है वो आपके सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में एक अहम रोल प्ले करता है, क्योंकि मेंस का एग्ज़ाम वो एग्ज़ाम है जहां पर आप सबसे ज़्यादा मार्क्स, सबसे ज़्यादा अंक एक्यूमुलेट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। और आपके जो मार्क्स होंगे, आपके जो अंक होंगे, उसी से ओवरऑल आपका सर्विस जो होता है वो डिसाइड किया जाता है। तो अगर आपको अपने मनपसंद सर्विस चाहिए तो मेंस एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम होता है पूरी आपकी सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम प्रिपरेशन के दौरान, जिसमें आप अगर अच्छे से आंसर्स लिखें तो मैक्सिमम मार्क्स आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को पहले पता भी होगा या फिर जो लोग पहली बार बीपीएससी का मेंस लिखते हैं उनको ये बात की पता होनी चाहिए कि जो आपका आंसर होता है मेंस में वो आपका 3 कंपोनेंट में होता है: इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। ठीक है, तो जो आप आंसर्स लिखते हैं बीपीएससी के मेंस में उसमें आपका 3 कंपोनेंट होना चाहिए: इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। यहाँ लिखते हैं, जो पहला पार्ट होता है आपके आंसर का वो होता है इंट्रोडक्शन, जो दूसरा पार्ट आपका बॉडी का होता है बॉडी, और जो तीसरा पार्ट होता है आपका आंसर का वो होता है कंक्लूजन। तो आपके जो आंसर्स होने चाहिए वो आपके इन 3 पार्ट में होने चाहिए। अगेन, मेंस का एग्ज़ाम सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है जहां पर आपको लिमिटेड वर्ड्स में अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट करना होता है। और 2 तरीके के सवाल जो होते हैं वो आपके मेंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। एक तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होता है जिसमें अमूमन आपको 100 से 120 शब्द लिखने होते हैं, और ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको 7 से 8 मार्क्स में पूछे जाते हैं। और दूसरा जो क्वेश्चन होता है एक अलग टाइप का क्वेश्चन जो आपको पेपर के लास्ट में मिलता है, जिसको हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कहते हैं, वो 38 मार्क्स का होता है। तो आप जो मेंस का एग्ज़ाम लिखेंगे तो उसमें आपको 2 तरीके के सवाल देखने को मिलेंगे। एक कुछ ऐसे सवाल होंगे जो कि शॉर्ट में होते हैं जिसमें आपको 7 से 8 मार्क्स के होते हैं, जिसमें आपको अमूमन 100 से 120 शब्द लिखने होते हैं, और एक आपको लॉन्ग आंसर्स मिलेंगे 38 मार्क्स के जिसमें आपको 450 से 500 वर्ड्स लिखने होते हैं। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के विषय में बता रहा हूँ कि आपके जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपके 3 कंपोनेंट होने चाहिए: इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। अब इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाए, और ये आम तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है आपके आंसर का। इंट्रोडक्शन जिसको परिचय कहते हैं, जहाँ से आपका आंसर शुरू होता है, जो पहला वर्ड आप लिखना स्टार्ट करते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है आपके आंसर का। क्यों? क्योंकि इंट्रोडक्शन का जो पर्पस होता है, इंट्रोडक्शन लिखने का जो गोल होता है वो होता है अपना कॉपी पर एग्जामिनर का ध्यान आकृष्ट करना। ठीक है, द मेन पर्पस ऑफ राइटिंग इंट्रोडक्शन इज़ टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ एग्जामिनर ऑन योर कॉपी। क्योंकि एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है तो उसके पास चेक करने के लिए बहुत सारी कॉपीज़ होंगी, तो वो आपके कॉपी पे इंटरेस्ट क्यों दिखाएगा? और जब तक एग्जामिनर आपका कॉपी पे इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा तब तक वो आपके द्वारा लिखा हुआ 450 से 500 वर्ड्स पढ़ने में समय अपना ज़ाया क्यों करेगा? तो अगर इंट्रोडक्शन आपका सही होता है तो एग्जामिनर का ध्यान आपकी कॉपी पे जाता है और एग्जामिनर फिर आपकी कॉपी को जांच करने में इंटरेस्ट दिखाता है, वो पूरा आपका आंसर फिर पढ़ता है। ठीक है, और जब तक कोई आपका आंसर पूरा नहीं पढ़ेगा तब तक आप कितना भी अच्छी चीज़ें क्यों ना लिख दीजिए, कितनी भी अच्छी आंसर क्यों ना लिख दीजिए, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज़ कि द पर्पस ऑफ इंट्रोडक्शन होता है कि आपका कॉपी पे एग्जामिनर का ध्यान जाए। इंट्रोडक्शन जो होता है उसमें आपको कुछ क्रेडिबल बातें लिखनी होती है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखा जाता है ऐसा? तो इंट्रोडक्शन में टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्रेडिबल बातें लिखी जाती है, जिससे एग्जामिनर को ये संकेत मिल जाता है कि जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है उस टॉपिक के विषय में आपको जानकारी है। ठीक है जी, और एग्जामिनर फिर ये कंक्लूड करता है कि अगर इतनी सारी बातें इसे पता है तो जो आंसर्स बाद में मैं पढ़ने जा रहा हूँ या जा रही हूँ उसमें भी क्रेडिबल बातें होंगी।
तो इंट्रोडक्शन जो होता है उसमें आप एक संकेत देते हैं एग्जामिनर को कि आपको टॉपिक से रिलेटेड बुनियादी बातें पता है। जैसे कि मान लीजिए मैं अगर रिवोल्ट ऑफ 1857 का एग्जाम्पल लूँ और पहले ही लाइन में मान लीजिए आपने लिख दिया कि रिवोल्ट ऑफ 1857 मद्रास से शुरू हुआ था, तो एग्जामिनर को एक आइडिया मिल जाएगा कि इससे बेसिक जानकारी है नहीं, तो आगे भी जो लिखा हुआ होगा वो बकवास लिखा होगा, इज़न्ट इट। तो इंट्रोडक्शन का सोल पर्पस होता है क्या, एग्जामिनर को संकेत देना कि यू नो द टॉपिक। अब इंट्रोडक्शन लिखे कैसे जाते हैं और कितने वर्ड्स में लिखे जाते हैं, तो इंट्रोडक्शन आमूमन आप 5 to 6 लाइन्स में लिखिए, 5 से 6 लाइन में। एक लाइन में जनरली आपको 6 से 7 वर्ड्स आते हैं, तो अगर 6 लाइन या 7 लाइन लिख रहे हैं तो ऑल टुगेदर आप कह सकते हैं कि 40 से 50 वर्ड्स में आप अपना इंट्रोडक्शन लिखिए। 40 से 50 शब्द जो शुरू के होंगे वो आपके इंट्रोडक्शन के होने चाहिए। अब इंट्रोडक्शन आप लिखेंगे कैसे, जैसे कि मान लीजिए कि एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि ये मान लीजिए क्वेश्चन है कि थ्रो लाइट ऑन कॉजेज दैट लेड टू आउटब्रेक ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। ये मान लीजिए कि क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जब भी आपके पास क्वेश्चन आता है तो पहली चीज़ क्या कीजिए कि क्वेश्चन पढ़कर 2 चीज़ें आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन का डिमांड क्या है, और दूसरी चीज़ आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन का टॉपिक क्या है। तो जब भी सवाल आपके पास आता है मेंस में, तो आप 2 चीज़ें आइडेंटिफाई कीजिए कि क्वेश्चन का डिमांड क्या है, क्वेश्चन का टॉपिक क्या है। यहाँ पे अगर हम लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, थ्रो लाइट, प्रकाश डाले, किस पे, कॉजेज पे। तो जो क्वेश्चन का डिमांड है यहाँ पर, जिसमें आपको मैक्सिमम मार्क्स मिली जाएगी, वो किस में मिलेगी, कॉजेज में। तो इस क्वेश्चन में डिमांड है कॉजेज, तो कॉजेज पे हम लोगों का बॉडी बनेगा। और किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम लोग देख सकते हैं कि टॉपिक जो है इस क्वेश्चन का वो है रिवोल्ट ऑफ 1857। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जैसे ही आपको क्वेश्चन मिले आप 2 चीज़ें आइडेंटिफाई कीजिए कि क्वेश्चन का डिमांड क्या है, क्वेश्चन का टॉपिक क्या है। जो क्वेश्चन का डिमांड होगा इससे आपका आंसर का बनता है बॉडी, और जो क्वेश्चन का टॉपिक होता है इससे बनता है आपका इंट्रोडक्शन। तो जो टॉपिक रहेगा क्वेश्चन का उससे बनेगा आपका इंट्रोडक्शन। तो टॉपिक चूंकि रिवोल्ट ऑफ 1857 है तो इंट्रोडक्शन आपका रिवोल्ट ऑफ 1857 से बनेगा। अब लिखेंगे क्या, what will be the thing that we shall write in introduction about revolt of 1857। तो सिंपल चीज होता है इंट्रोडक्शन लिखने का कि जो टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी चीजें आपको रैंडमली दिमाग में आ रही हैं उसको आप कहीं रफ वर्क में लिखिए। तो जो लोग प्रैक्टिस में नहीं हैं मेंस के आंसर लिखने के, उनके लिए मैं रिकमेंड करता हूं कि पहले आप रफ वर्क से शुरू कीजिए। ठीक है, एक बार आप रफ वर्क करना अगर सीख गए तो फिर आप उस रफ वर्क से, मान लीजिए ऐसे 10-15 सवाल आप लिख दिए रफ वर्क बना के, तो फिर आपके दिमाग में खुद ब खुद चीज़ें प्रोसेस होने लगेंगी और एग्ज़ाम में आपको रफ वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन चूंकि ये पहली मर्तबा अगर आप लिखेंगे तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप पहले रफ वर्क करना स्टार्ट कीजिए बिफोर राइटिंग आंसर। तो क्वेश्चन क्या है, टॉपिक क्या है, रिवोल्ट ऑफ 1857। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आपके दिमाग में आ रही हैं उसको आप पहले कहीं पे लिख लीजिए। जैसे रिवोल्ट ऑफ 1857 अगर मैं सुन रहा हूं तो मेरे जहन में सबसे पहली बात आती है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। कुछ भी चीज़ें जो आपको याद आ रही हैं टॉपिक से रिलेटेड उसको आप लिखते चले जाइए रफ वर्क में। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, ठीक है। अगर हिंदी में लिखे तो भारत की स्वतंत्रता का पहला संग्राम, ठीक है जी। दूसरा चीज़ जो मुझे याद आ रहा है रिवोल्ट ऑफ 1857 से वो है 10 मई 1857। तीसरा चीज़ मेरे दिमाग में याद आ रहा है रिवोल्ट ऑफ 1857 से तो मेरठ, क्योंकि ये विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था, मेरठ से। चौथा चीज़ जो मेरे दिमाग में याद आ रहा है वो है आपका बहादुर शाह जफर, जो कि लीडर जिनको प्रोक्लेम किया गया था। उसके बाद मुझे याद आ रहा है कि रिवोल्ट ऑफ 1857 को सिपाही म्यूटिनी भी कहते हैं। सिपाही म्यूटिनी मतलब सिपाही विद्रोह। तो इतनी सारी चीज़ें जब मैंने रिवोल्ट ऑफ 1857 का टॉपिक सुना तो मेरे दिमाग में इतनी सारी चीज़ें आई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने रफ वर्क में लिख लिया। अब आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, तो जितनी भी चीज़ें आपने लिखी हैं रफ वर्क में, अब आपको कोशिश करना है कि इन 5 या 6 जो भी फैक्ट आपके दिमाग में आए होंगे उनसे आपको 5 से 6 लाइंस बनाने हैं।
तो 5 से 6 लाइन आपको लिखने हैं और उन 5-6 लाइन में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो आपका एक इफ़ेक्टिव इंट्रोडक्शन तैयार हो जाएगा। तो जो लोगों को ये डर होती है कि सर आंसर्स तो पता है लेकिन पहले क्या लिखें, कहाँ से शुरू करें, कैसे आंसर शुरू होगा, तो उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ कि आप टॉपिक आइडेंटिफाई कीजिए क्वेश्चन का और टॉपिक से रिलेटेड, क्योंकि टॉपिक से ही आपका इंट्रोडक्शन बनेगा, और टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आपको रैंडमली याद आ रही हैं उनको आप रफ वर्क में लिख लीजिए। मैंने 5 लिखा, हो सकता है आपको 6 चीज़ें याद आ रही हों, 7 चीज़ें याद आ रही हों, 8 चीज़ें याद आ रही हों। जितनी भी चीज़ें आपको टॉपिक से रिलेटेड आ रही है पहले आप कहीं रफ वर्क में कर ले और उन फैक्ट से जो भी आपने रफ वर्क में लिखा है उनके सहारे, उनके हेल्प से आप 5 से 6 लाइन ड्राफ्ट करना का कोशिश कीजिए। अगर 5 से 6 लाइन में आपका ये सारी बातें लिखा जाती हैं तो आपका इंट्रोडक्शन बन जाएगा। तो जैसे कि मैं लिखता हूँ, देखिए कैसे लिखाएगा। तो जैसे मैं लिखा, क्वेश्चन है कॉजेस का, तो पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे। द रिवोल्ट ऑफ 1857, the revolt of 1857 also known as first war of India's independence was a landmark event in Indian history, अब देखिए, अब मैंने पहले ही लिख दिया ये कि स्वतंत्रता 1857 की क्रांति, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, ये एक लैंडमार्क इवेंट है भारतीय इतिहास में। अब देखिए ये जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस है, ये मैंने रफ वर्क में किया था ना, तो देखिए पहला चीज़ मेरा आ गया। अब दूसरा चीज़ क्या है, 10 मई 1857, तो लिखेंगे फुल स्टॉप देके, इट स्टार्टेड ऑन 10th May 1857 from Meerut by sepoys, and so it is also known as, इसको मैं हिंदी में भी लिखूंगा, and so it is also known as sepoy mutiny, अब देखिए जो हम लोगों ने रफ वर्क किया था उसमें कौन कौन सी चीज़ें थी। 10 मई 1857 था, मेरठ था, सिपॉय म्यूटिनी था, तो इसको फिर आप टिक कर दीजिए। 10 में 1857 हो गया, मेरठ हो गया, सिपॉय म्यूटिनी हो गया, और क्या बचा हुआ है, बहादुर शाह जफर। तो बहादुर शाह जफर ने इस रिवोल्ट का नेतृत्व किया था, तो वो भी लिख दीजिए। द रेबल्स डिक्लेयर्ड बहादुर शाह जफर एज शहंशाए हिंदुस्तान, under whom the revolt was to be led। देखिए 5 बातें मैंने रफ वर्क में की थी, सारी बातें जो हैं मेरे इंट्रोडक्शन में आ गई। यही होता है इंट्रोडक्शन, ठीक है जी। तो इंट्रोडक्शन लिखने का सिंपल तरीका क्या है, तो इंट्रोडक्शन लिखने का सिंपल तरीका है कि टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें, सबसे पहली चीज़ें हैं कि आपको क्वेश्चन पढ़ के टॉपिक आइडेंटिफाई करना है, और टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आपके दिमाग में आती हैं उसको रफ वर्क में कहीं कर ले, और उन 5 से 6 फैक्ट से रिलेटेड आप 5 से 6 लाइन्स लिखने की कोशिश कीजिए। यही इंट्रोडक्शन है। अगर हिंदी में लिखूँ मैं, तो देखिए हिंदी में हम लोग लिख सकते हैं कि 1857 की क्रांति जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था। शुरू भी लिख सकते हैं। अब देखिए आमतौर पे लोग लिखेंगे शुरू, ठीक है जी। अब इसी में आप अच्छे वर्ड्स लिखिए, जैसे कि शुरू की जगह आप आरंभ लिखिए।
तो अच्छे वर्ड्स अगर आप लिखेंगे जो कि आपको किताबों में भाषा मिलती है तो एग्जामिनर पे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। और यहाँ पे इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि अपने कॉम्पिटिटर से ज़्यादा मार्क्स ले सकते हैं। तो जैसे कि आमतौर पे ज़्यादातर लोग लिखेंगे शुरू, आप शुरू नहीं लिखिए, लिखिए क्या, मेरठ से आरंभ हुआ था, मेरठ से आरंभ हुआ था। ठीक है जी, देखिए पहला लाइन यही हो गया। तो हम लोगों ने जो लिखा था फैक्ट में क्या लिखा था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो रफ वर्क में किया था वो फैक्ट आ गया। 10 मई 1857 भी हम लोगों ने अपने रफ वर्क में लिखा था, वो भी आ गया। मेरठ जो हमने लिखा था वो भी आ गया, है ना जी। उसके बाद फिर मैंने क्या लिखा है कि इट वॉज लेड बाई सिपॉयज, तो लिखिए कि इस विद्रोह को कंपनी में नियुक्त सिपाहियों के द्वारा किया गया जिसकी वजह से इस घटना को सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। इस घटना को सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। ठीक है जी, तो ऐसे आप हिंदी में लिख सकते हैं। क्लियर है ये चीज़। अब देखिए ये इंट्रोडक्शन लिखने का मेन पर्पस क्या हुआ कि इसमें जितनी भी बातें मैंने लिखी हैं, ये हिंदी में लिखी हैं या फिर मान लीजिए कि जो मैंने पहले इंग्लिश में लिखी हैं, इन सारी चीज़ों में आपको क्रेडिबल फैक्ट्स हैं। एग्जामिनर को बस 1 मिनट देना है, 1 मिनट अगर वो देखेगा इस इंट्रोडक्शन को तो उसको ये मतलब कि पता चल जाएगा, उसको ये संकेत मिल जाएगा कि जो कैंडिडेट है उसको रिवोल्ट ऑफ 1857 के विषय में क्रेडिबल चीज़ें पता हैं। तो अब वो जो बॉडी लिखा होगा, वो जो 300 से 400 शब्द जो आगे पढ़ने वाला है वो भी काम की बातें होंगी। तो एग्जामिनर अगर आपका आंसर पढ़ेगा तो उसके समय का बर्बादी नहीं होगा। ये आपने संकेत दे दिया इंट्रोडक्शन से। तो आई थिंक आपको पता चल गया होगा कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाता है, ठीक है, और इंट्रोडक्शन का पर्पस क्या होता है। अब आते हैं बॉडी में, जो हम लोगों का सेकंड इम्पॉर्टेंट डायमेंशन होता है, जहाँ पे आपको मैक्सिमम मार्क्स आपके आंसर के मिलते हैं। तो बॉडी जो होता है, बॉडी आपको अगर आप मान लीजिए कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लिख रहे हैं, 38 मार्क्स का लिख रहे हैं, तो बॉडी में कम से कम आपको 300 से 350 शब्द आपको लिखने होंगे। तो 300 से 350 वर्ड्स, 300 to 350 आपका बॉडी बन जाएगा। तकरीबन 50 वर्ड या 60 वर्ड आपका इंट्रोडक्शन बन जाएगा, 400 वर्ड्स हो गए। और 30-40 वर्ड का आप कंक्लूजन लिखेंगे, 440-450 वर्ड में आप अपने आंसर्स को ख़त्म करेंगे। तो अब मैंने बताया कि जो बॉडी होता है, जो आपकी आंसर का सोल होता है, जिसमें आपको ज़्यादातर मार्क्स उसी पे मिलते हैं। तो बॉडी किस चीज़ पे लिखाता है, तो मैंने लेक्चर के शुरू में ही बताया था कि जो क्वेश्चन का डिमांड होगा उससे बॉडी बनेगा, क्वेश्चन का जो टॉपिक होगा उससे इंट्रोडक्शन बनेगा। तो इंट्रोडक्शन हम लोगों ने लिख लिया। बॉडी क्या था, अगर हम लोग क्वेश्चन ध्यान से पढ़े तो बॉडी जो था वो क्या है, कॉजेज़ पूछ रहा है, तो हम लोग कॉजेज़ लिखेंगे। तो अब देखिए, जब इंट्रोडक्शन हमने लिख दिया तो इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग कॉजेज़ पे कैसे आएंगे। इंट्रोडक्शन जब हमने लिख दिया तो इंट्रोडक्शन के बाद कॉजेज़ पे कैसे आएंगे। तो जब भी आप इंट्रोडक्शन से कॉजेज़ की तरफ स्विच करेंगे तो कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे आर एज फॉलोज, आर इन्यूमरेटेड बिलो, आर लिस्टेड बिलो। तो ये सब जो वर्ड्स होते हैं, एज फॉलोज, इन्यूमरेटेड बिलो, लिस्टेड बिलो, अगर हिंदी में लिखे तो निम्नलिखित रूप से हैं या निम्नलिखित हैं। ये सब जो वर्ड्स हैं निम्नलिखित, ये जब वर्ड आप लिखते हैं हिंदी में या इंग्लिश में, एज फॉलोज, इन्यूमरेटेड बिलो, जब आप लास्ट में लिखते हैं तो इससे एग्जामिनर को पता चल जाता है कि अच्छा अब बात दूसरी होने वाली है, मतलब आप ट्रैक जो हैं वो बदल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपने इंट्रोडक्शन लिखा और डायरेक्ट फिर बॉडी लिखना शुरू कर दीजिए, कि एग्जामिनर को भी नहीं पता है कि क्या इंट्रोडक्शन था क्या बॉडी था। तो जब आपने इंट्रोडक्शन लिख लिया, ठीक है, उसके बाद आपको क्या लिखना है, बॉडी पे आना है। तो लिखिए फुल स्टॉप देके, देयर वेयर सेवरल कॉजेज दैट लेड टू रिवोल्ट ऑफ 1857
which can be discussed as follows, which can be discussed as follows। अब ये जो वर्ड हुआ as follows, ऐसे करके जब आपने लिखा तो ये बता दिया एग्जामिनर को कि अच्छा अब जो वो पढ़ने वाला है वो इंट्रोडक्शन नहीं है, आपने बातों को स्विच किया है। ठीक है जी। अब इसको कैसे लिखेंगे? as follows लिखे। तो अब बॉडी लिखना है, तो बॉडी लिखने का सिंपल तरीका क्या होता है कि आमतौर पर आप 4 से 5 पॉइंट्स जो हैं वो आप लिख लीजिए अपने रफ वर्क में। जैसे कि मैंने क्वेश्चन का डिमांड है कि कॉजेज लिखना है, तो कॉजेज लिखना है तो रिवोल्ट ऑफ 1857 के बहुत सारे कारण थे। ठीक है, उनको धार्मिक कारण भी बताया जा सकता है, रिलीजियस कॉज में भी बांटा जा सकता है, इमीडिएट कॉज में भी बांटा जा सकता है। चूंकि मैं एक सैम्पल आंसर लिख रहा हूँ तो इसलिए मैं चीज़ों को आपके लिए सिंपल रखूँगा ताकि चीज़ें आपको पता चले। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 में एक जो कारण था जो आप लोगों ने पढ़ा होगा वो था हाई लैंड रेवेन्यू, कि जो ब्रिटिश सरकार जो कंपनी थी वो जिन जिन एरियाज़ को कैप्चर करती चली गई, जिन जिन एरियाज़ ब्रिटिश सरकार के अंदर आते चले गए, उन एरियाज़ में सरकार ने क्या किया था, लैंड रेवेन्यू को बढ़ा दिया था। तो हाई लैंड रेवेन्यू। दूसरा आप लिख सकते हैं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है जी। तीसरा आप लिख सकते हैं क्रिश्चियन मिशनरीज, रोल ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज, रोल ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज। ठीक है। उसी तरीके से आप लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एनफील्ड राइफल, इंट्रोडक्शन ऑफ एनफील्ड राइफल। तो इस तरीके से मान लीजिए कि आपके 5 से 6 पॉइंट आपको पता है, तो उसको आप लिख लीजिए रफ वर्क में पहले। हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में आपको 8 पॉइंट 7 पॉइंट ऐसे आ जाए, लेकिन आप 7-8 पॉइंट तो आप लिख नहीं पाएंगे क्योंकि वर्ड लिमिट है। लेकिन फिर भी आप क्या कीजिए कि रफ वर्क में जितने पॉइंट्स आपको आ रहे हैं उनको लिखते चले जाइए, और उसके बाद देखिए कि जितने भी पॉइंट्स आपने लिखे हैं उसमें से 4 या 5 स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कौन से हैं। तो मान लीजिए कि आपके पास किसी प्रश्न के 7-8 पॉइंट्स आ गए होते हैं, कोई क्वेश्चन जिसमें आपका काफ़ी ज़्यादा कंटेंट बनता है, तो 7-8 पॉइंट जो भी आपके दिमाग में आ रहे हैं बॉडी से रिलेटेड उसको आप पहले रफ वर्क में कर लीजिए, और उसके बाद देखिए कि उन 8 या उन 7 में से 5 या 4 स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कौन है। तो मान लीजिए कि ये मुझे लगा कि ये 4 स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। ठीक है। अब मैं लिखूंगा एज फॉलोज। पहला लिखा हाई लैंड रेवेन्यू। अब ये हाई लैंड रेवेन्यू लिखा तो फिर अब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा आपको 40 से 50 वर्ड्स में कि ये जो हाई लैंड रेवेन्यू जो मैंने लिखा ये किस तरीके से कॉज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 है। ठीक है। तो मुझे ये चीज़ें जोड़नी होंगी कि हाई लैंड रेवेन्यू लगान का बढ़ना किस तरीके से 1857 का कारण बना, क्योंकि कारण जो है वो हमारा बॉडी है और हमने हाई लैंड रेवेन्यू को एक कारण बताया है। तो आपको आर्ग्यू करना होगा, आपको क्रेडिबल लॉजिकल बातें लिखनी होंगी, आपको अपना बात प्रूव करना होगा इन 40 से 50 वर्ड्स में। ठीक है। और इन्हीं बातों को जो आप प्रूव करेंगे यही आपका कॉज एंड इफेक्ट में आना चाहिए। तो कॉज एंड इफेक्ट में आंसर लिखना ये बहुत बड़ी बात है मेंस में। कॉज एंड इफेक्ट कहते हैं कि ये हुआ तो ऐसा हुआ, ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, इस तरीके से। आमतौर पर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जो भी उनके दिमाग में आ रहा है, जब भी कोई बातें आ रही हैं, जिस तरीके से फैक्ट आ रहा है उस तरीके से वो लिखते चले जाते हैं। तो जिसकी वजह से होता यह है कि एक लाइन कुछ और बोल रहा है पहला लाइन, और जो चौथा लाइन आपने लिखा वो दूसरा लाइन होना चाहिए था, लेकिन वो है चौथा लाइन क्योंकि आपको वो बाद में याद आया। जो आपका 5वां लाइन है वो होना चाहिए था तीसरा लाइन। इस तरीके से हैप हैजार्ड वे में आपका आंसर तैयार हो जाता है अगर आप कॉज एंड इफेक्ट में नहीं लिखते हैं तो। और वैसा आंसर जो होता है वो नीरस आंसर होता है, उसको पढ़ने में ज़्यादा मज़ा नहीं आता है। याद रखिए कि एग्जामिनर को आपका आंसर पढ़ने में इंटरेस्ट आए। अगर आप कॉज एंड इफेक्ट में अपने आंसर को लिखते हैं तो आपका कॉपी जो होगा वो एग्जामिनर के अटेंशन को बांध कर रखेगा। एग्जामिनर बाकियों से ज़्यादा समय आपकी कॉपी को देगा, और जितना ज़्यादा इंटरेस्टेड एग्जामिनर आपके आंसर में होगा उतना ज़्यादा मार्क्स आप एग्जामिनर से ले पाएंगे। एंड एट द एंड ऑफ द डे आपके जो मार्क्स स्कोर हुए हैं वही डिसाइड करेगा कि आपको कौन सा सर्विस मिलेगा। तो अगर आपको अपने कॉम्पिटिटर से एज बनाना है तो हमेशा कॉज एंड इफेक्ट में लिखने की कोशिश कीजिए।
अब कॉज एंड इफेक्ट में कैसे लिखाएगा, तो जैसे मान लीजिए कि हाई लैंड रेवेन्यू है, इसको हमको लिंक करना है कॉज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 से। उसी तरीके से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो मैंने दूसरा पॉइंट लिखा, इसको भी मुझे रिलेट करना होगा किससे, कि किस तरीके से ये कॉज बना रिवोल्ट ऑफ 1857 से। लास्ट में जब ये बातें खत्म होते रहेंगी इन पॉइंट, तो इनको मैच करना होगा कि दैट्स व्हाई इट लेड टू रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है जी। तो देखते हैं कॉज एंड इफेक्ट में कैसे लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए कि हाई लैंड रेवेन्यू है, ठीक है, तो हाई लैंड रेवेन्यू से क्या हो गया जी, आपने लिखा कि हाई लैंड रेवेन्यू साहब रिवोल्ट ऑफ 1857 का कारण था। बहुत अच्छा, आपने लिख दिया, एग्जामिनर मान तो नहीं लेगा, आपको आर्ग्यूमेंट करना पड़ेगा कि कैसे आप कहते हैं कि हाई लैंड रेवेन्यू रिवोल्ट ऑफ 1857 का कारण बना। तो इसमें आप आर्ग्यू करेंगे कि देखिए हाई लैंड रेवेन्यू जब लगान को बढ़ाया गया, तो लगान की वजह से जो पेजेंट्री थी, जो किसान थी भारत की, दे गॉट इम्पोवेराइज्ड। इम्पोवेराइज्ड मतलब उनकी स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई, जिसकी वजह से वो चले गए किस में, कर्ज में। तो हाई लैंड रेवेन्यू ने क्या लीड किया, हाई लैंड रेवेन्यू की वजह से किसान इम्पोवेराइज्ड हो गए। किसान इम्पोवेराइज्ड होने की वजह से क्या हो गए, इट लेड टू, किसान के इम्पोवरिशमेंट की वजह से क्या हो गया, इट लेड टू इनडेप्थनेस, इट लेड टू इनडेप्थनेस ऑफ पेजेंट्री। इनडेप्थनेस कहने का मतलब किसान जो है वो कर्ज में चला गया। कर्ज में जाने की वजह से क्या होने लगा, इट स्टार्टेड गेटिंग एक्सप्लॉइटेड बाय मनी लेंडर्स। ठीक है, तो सरकार ने लगान बढ़ाया, सरकार के लगान बढ़ाने की वजह से किसान की स्थिति डिटोरिएट हो गई, इम्पोवेराइज हो गई, जिसकी वजह से किसान जो था वो कर्ज में चला गया। जब किसान कर्ज में चला गया तो उसका शोषण होने लगा, किसके द्वारा, मनी लेंडर्स के द्वारा। ठीक है, जो सूदखोर होते थे, मनी लेंडर्स के द्वारा एक्सप्लॉइट होने लगा। तो इसकी वजह से क्या होता था, इसकी वजह से किसानों को अपनी ज़मीनें बेचनी पड़ती थी। लेड टू सेलिंग ऑफ पेजेंट्स लैंड। अब किसान को अपना कर्ज चुकाना है, तो लास्ट में क्या करेगा, अपनी ज़मीन बेचेगा। और तो किसान का स्थिति खराब हो रहा है, तो इससे सिपाही लोगों को क्या प्रॉब्लम होगी, क्योंकि रिवोल्ट ऑफ 1857 को सिपाही विद्रोह कहते हैं। तो आप लिखेंगे क्या, कि ये जो इश्यूज होती थी किसान के साथ, ये अफेक्ट करती थी, किसको अफेक्ट करती थी, कॉन्साइंस ऑफ पेजेंट्री, कॉन्साइंस ऑफ सीपॉइज। और सीपॉइज किसको कहते थे, तो सीपॉइज कहते थे वैसे भारतीयों को जो कंपनी की सेना में नियुक्त होते थे। द इंडियंस एम्प्लॉयड इन कंपनीज आर्मी वेयर कॉल्ड एज सीपॉइज। तो आपने कहा कि देखिए हाई लैंड रेवेन्यू सरकार ने जब लगान बढ़ाया, तो किसानों की स्थिति इम्पोवेराइज हो गई, मतलब खराब हो गई। किसानों की स्थिति इम्पोवेराइज होने की वजह से किसान कर्ज के जाल में फंस गए। किसान के कर्ज के जाल में फंसने की वजह से उनका शोषण होने लगा मनी लेंडर्स के द्वारा। मनी लेंडर्स के शोषण होने की वजह से किसान को अपनी ज़मीन बेचनी पड़ती थी। और ये जो किसान की स्थिति होती थी, ये सिपॉइज के विवेक को, सिपाहियों के विवेक को इफेक्ट करती थी। क्यों इफेक्ट करती थी, वो इसीलिए इफेक्ट करती थी क्योंकि जो सिपॉइज था, जो सिपाही था, वो बेसिकली पेजेंट इन यूनिफॉर्म था। उस समय जो सिपाही हुआ करता था कंपनी की सेना में, वो बेसिकली वर्दीधारी किसान होता था। वर्दीधारी किसान कहने का मतलब कि सिपाही ने वर्दी तो पहन रखी है, लेकिन वो जिस परिवार से आता है, जिस फैमिली से आता है, वो बेसिकली आपको पेजेंट्स होते थे। क्योंकि उस समय 19वीं सेंचुरी में, 19वीं शताब्दी में जबकि हम लोग बात कर रहे हैं, तब तक मोस्ट ऑफ द फैमिलीज ऑफ इंडिया, ज़्यादातर परिवारें जो भारत की थी, वो खेतीहर थी, वो एग्रीकल्चरिस्ट थी। और उन्हीं के बच्चे, उन्हीं के भतीजे सब होते थे जो कि कंपनी की सेना में नियुक्त होते थे। तो जो कंपनी में सिपाही होते थे, वो भले खुद ही सिपाही होते थे, लेकिन उनके रिलेटिव्स, उनके रिश्तेदार, उनके माँ, उनके बाप, ये सब क्या होते थे, ये सब किसान होते थे। तो अब किसान की जब स्थिति खराब होगी, तो कहीं ना कहीं हम लोग सिपाही के ही घर की बात कर रहे हैं, क्योंकि उनके पिताजी किसान हैं। तो इस तरीके से आप लिंक करेंगे कि इट अफेक्टेड द कॉन्साइंस ऑफ सीपॉइज। क्यों, क्योंकि जो सीपॉइज होते थे वो बेसिकली पेजेंट इन यूनिफॉर्म होते थे, जिसकी वजह से जो सीपॉइज होते थे, इनके अंदर सरकार के प्रति, मतलब कंपनी के प्रति डिससेटिस्फैक्शन का भाव पनपा। और इस डिससेटिस्फैक्शन की भाव ने रिवोल्ट ऑफ 1857 जैसी घटना को अंजाम दिया। कोई भी रिवोल्ट होगा, कोई भी बगावत होगा, तो गुस्से की वजह से होगा। तो इस पूरे टॉपिक में जो पूरे पॉइंट हमने लिखा, हाई लैंड रेवेन्यू, तो हाई लैंड रेवेन्यू कैसे रिवोल्ट ऑफ 1857 का कारण था, यही हम लोगों ने स्टार्टिंग में कहा था कि इसी का लिंक बनाना है।
तो देखिए लिंक बन गया, हाई लैंड रेवेन्यू की वजह से पेजेंट का इम्पोवरिशमेंट, पेजेंट के इम्पोवरिशमेंट की वजह से इनडेप्थनेस ऑफ पेजेंट्री, इनडेप्थनेस ऑफ पेजेंट्री की वजह से एक्सप्लॉयटेशन बाय मनी लेंडर। तो देखिए एक चीज़ ये हुआ जिसकी वजह से ये हो रहा है, जिसकी वजह से ये हो रहा है, इसी को कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट में लिखना। और यही जो बातें मैंने लिखी 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप्स में मैंने हाई लैंड रेवेन्यू को लिंक कर दिया रिवोल्ट ऑफ 1857 के कारण से। यही जो चीज़ें मैंने लिखी इसी को अब आप शब्दों में, पैराग्राफ में आपको लिखना होता है 50 से 60 वर्ड्स में, सीरियल वाइज में। पहले ये हुआ, उसके बाद ये होगा, इसकी वजह से ऐसा हो गया, इसकी वजह से ऐसा होगा, ऐसे होने की वजह से ये हो गया। ये हुआ कॉज एंड इफेक्ट में। और इस तरीके से आप अपने आंसर्स को लिखने की कोशिश करेंगे। तो जितने भी पॉइंट्स आप लिखे, जैसे पहला पॉइंट मैंने ये लिख दिया, उसी तरीके से दूसरा पॉइंट मैंने लिखा था रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो दूसरा पॉइंट जब आप लिखेंगे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कहने का मतलब कि रंग के आधार पर भेदभाव। तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को भी आपको लिंक करना पड़ेगा कि किस तरीके से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन रिवोल्ट ऑफ 1857 का कॉज बना, कारण बना। क्योंकि हमारा जो सवाल है, सवाल बॉडी क्या है, बॉडी जो मेन डिमांड है क्वेश्चन का वो है थ्रो लाइट ऑन द कॉजेज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, है ना जी। तो हम लोगों का जो आर्ग्यूमेंट होना चाहिए वो होना चाहिए कि लास्ट में जो पॉइंट हम लोग लिख रहे हैं वो हमारे क्वेश्चन के डिमांड के साथ मिले। तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किस तरीके से रिवोल्ट ऑफ 1857 का कारण हुआ, तो पहले आपको बताना है कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किस तरीके का किया जाता था कंपनी में, ठीक है। तो आप लिखेंगे कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कैसे होता था, तो आप लिखेंगे कि डिफरेंस इन सैलरीज एंड एमोल्यूमेंट्स। पहले आप ये लिखेंगे डिफरेंस इन सैलरीज एंड एमोल्यूमेंट्स। जो कंपनी में फॉरेनर्स होते थे, जो यूरोपियंस होते थे, जो यूरोपियन सिपाही होते थे, उनकी जो पेमेंट होती थी, उनकी जो सैलरी होती थी वो भारतीय सिपाहियों से ज़्यादा होती थी, जबकि वो दोनों एक ही रैंक में होते थे। मतलब एक पोस्ट पर अगर कोई भारतीय सिपाही है और उसी पोस्ट पर कोई यूरोपियन सिपाही है तो यूरोपियन सिपाही को ज़्यादा पैसे मिलेंगे। और क्यों? क्योंकि वो यूरोपियन है। तो ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है। तो पहले आपको बताना है कि भाई कैसे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था। आपने बोल दिया कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, एग्जामिनर इस चीज़ को तो नहीं ना एक्सेप्ट कर लेगा। आपको आंसर में बताना पड़ेगा, आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा कि किस तरीके से आप कह सकते हैं कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था। तो उसके लिए आपको एविडेंसेस देने पड़ेंगे, आपको आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा। पहला आप दे दीजिएगा कि डिफरेंस इन सैलरी एंड एमोल्यूमेंट्स था। दूसरा आप लिख लीजिएगा क्या कि लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रमोशंस ऑफ सीपॉइज। और जो सीपॉइज होते थे, सीपॉइज जहां आपने सीपॉइज लिखा इसका मतलब ही हो गया इंडियन, क्योंकि सीपॉइज कहते थे कंपनी के अंदर भारतीय जो कि सिपाही का काम करते थे। तो पहला आपने लिख दिया कि सैलरी और एमोल्यूमेंट्स में भेदभाव था। दूसरा आपने लिख दिया कि सिपॉइज लोगों की जो अपॉर्चुनिटी थी, अवसर थी प्रमोशन की, वो भी लिमिटेड थी। अब इसमें एक एग्जांपल दे दीजिएगा, जैसे कि जो मैक्सिमम पोस्ट होता था जहां तक कोई इंडियंस आर्मी में पहुंच सकता था वो होता था सूबेदार का। ये भी हम लोगों ने आपने प्रीलिम्स पढ़ा होगा तो ये पढ़ा होगा आपने कि जो इंडियंस होते थे वो कंपनी के आर्मी के अंदर जो मैक्सिमम पोस्ट उनका होता था, जो अपने करियर में पहुंच सकते थे, वो था सूबेदार का। सूबेदार के ऊपर इंडियंस लोगों को अलाउ नहीं किया जाता था। तो ये दोनों चीज़ों से आप बता पाएंगे कि देखिए कंपनी के अंदर क्या हो रहा है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। अब ये दोनों चीज़ें होंगी तो इसकी वजह से सिपॉइज के अंदर किस तरीके का भाव उत्पन्न होगा। जाहिर सी बात है कि जो इंडियन लोग कंपनी की आर्मी में होंगे उनके अंदर कंपनी के प्रति एक गुस्सा का भाव पनपेगा, है कि नहीं, कि हम लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है। तो आप बताएंगे कि ये सारी चीज़ें हो रही थी और इन सारी चीज़ों की वजह से अ सेंस ऑफ एंगर एंड डिससैटिस्फैक्शन, एक तरीके का गुस्सा और असंतोष का भाव सिपॉइज लोगों का कंपनी के प्रति उत्पन्न हुआ। और इसी गुस्से और इसी असंतोष का जो भाव था, जो कंपनी के अंदर, कंपनी में सिपॉइज के अंदर उत्पन्न हुआ, इसने सिपॉइज लोगों को रिवोल्ट करने पर बाधित किया, रिवोल्ट करने पे मजबूर किया। तो देखिए हो गया ना, लास्ट में रिवोल्ट करने पर बाधित किया, ये रिवोल्ट करने पर मजबूर किया, या फिर जिसकी वजह से रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ। तो लास्ट में जब आप वर्ड लिख रहे हैं दिस लेड टू द रिवोल्ट ऑफ 1857,
तो बातें आपने शुरू की रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से, लेकिन जब आपका आर्ग्यूमेंट खत्म हो रहा है तो खत्म कहाँ हो रहा है? दिस लेड टू रिवोल्ट ऑफ 1857। क्लियर है ये चीज़? तो हमेशा आप बॉडी में जो पॉइंट आप लिखे सिर्फ लिख के ना आ जाएं, या फिर उस पर कोई शॉर्ट नोट्स लिख के ना आ जाएं, जैसे इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पेजेंट्री और आपने पूरा लिख दिया कि हाँ लैंड रेवेन्यू बढ़ा दिया गया, ये हो गया वो हो गया, ठीक है, लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ, किस तरीके से ये रिवोल्ट ऑफ 1857 के साथ कनेक्टेड है, वो कनेक्शन आपको दिखाना होता है मेंस के आंसर में जब आप बॉडी लिख रहे होंगे। तो मुझे मतलब आई होप कि आपको ये पता चल गया होगा आपको कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाता है। इंट्रोडक्शन के बाद बॉडी में आप 4 से 5 पॉइंट लिखिए, और 4 से 5 पॉइंट जो आप लिख रहे हैं हर एक पॉइंट को आप तर्क के साथ या फिर एग्जाम्पल के साथ लिंक कीजिए क्वेश्चन के डिमांड से, ठीक है। जब वो लिंक हो रहा है तब जाकर आपका आंसर कंप्लीट लिखाता जा रहा है। और ये जो लिंकेजेस आपको बनानी है ये आपको 50 से 60 वर्ड्स में लिंकेजेस बनानी होती है। तो मान लीजिए 5 पॉइंट आपके पास है और 60 से 70 वर्ड्स पे अगर आप लिंकेजेस बना रहे हैं तो 350 वर्ड्स आपका हो गया बॉडी में, 50 वर्ड्स आप लिखे हुए थे इंट्रोडक्शन में, तो 350 50 400 हो गया। और लास्ट जो होता है आंसर का पार्ट वो होता है कॉन्क्लूजन, जिसको हम लोग निष्कर्ष कहते हैं। तो ये भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम होता है कि सर कॉन्क्लूजन कैसे लिखाता है। तो देखिए जब आपने बॉडी लिख दिया मतलब हर एक पॉइंट को आपने लिंक कर दिया आपके क्वेश्चन के डिमांड से, तो उसके बाद फिर आपका लिखाता है कंक्लूजन। और कंक्लूजन लिखने का सिंपल तरीका होता है कि जैसे बॉडी आपका ख़त्म हुआ तो एक पैराग्राफ छोड़िए, और एक पैराग्राफ छोड़ने के बाद फिर जो आप लिखेंगे वो आपका कंक्लूजन लिखाएगा। तो जिस तरीके से इंट्रोडक्शन ने आपने लिखा था, इंट्रोडक्शन लिखने के बाद आपको एक पैराग्राफ छोड़ना था एज फॉलोज के बाद, और उसके बाद एक पैराग्राफ छोड़कर जब आप पॉइंट मेंशन करने लगते हैं तो एग्जामिनर को पता चल जाता है कि आप बॉडी लिख रहे हैं। उसी तरीके से जब आपका बॉडी ख़त्म हो जाता है और जब आप कंक्लूजन की तरफ आते हैं तो आपको एक लाइन जो होता है, एक लाइन छोड़ना पड़ता है, और वहाँ से फिर आप जब एक लाइन बॉडी के बाद छोड़ते हैं तो एग्जामिनर को पता चल जाता है कि अच्छा आप कंक्लूजन लिख रहे हैं। अब कंक्लूजन कैसे लिखाएगा? तो कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ शब्द होते हैं जिसके जहाँ से आप कंक्लूजन की शुरुआत कर सकते हैं लिखना। जैसे कि एक जो लाइन वर्ड लिख सकते हैं आपकी, बेस्ड ऑन द अबव आर्ग्यूमेंट्स, बेस्ड ऑन द अबव आर्ग्यूमेंट्स, कॉमा, इट मे बी कंक्लूडेड एज, इट मे बी कंक्लूडेड एज डॉट डॉट डॉट। ये इतना वर्ड लिखने के बाद फिर आप शुरू कर सकते हैं। या फिर इसको हिंदी में लिखें तो हिंदी में यही बात को लिखा जाएगा कि उपर्युक्त कथनों से यह प्रतीत होता है कि, यह प्रतीत होता है कि डॉट डॉट डॉट, ठीक है जी। या फिर दूसरा वर्ड आप लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, द अबव आर्ग्यूमेंट्स, the above arguments thus reinforces the fact that dot dot dot। तो कंक्लूजन आपको अगर लिखना है तो ये 2 वर्ड से आप शुरुआत कर सकते हैं, मतलब ये 2 लाइन से आप शुरू कर सकते हैं, या फिर हिंदी मीडियम में आप ऐसे लिख सकते हैं, उपयुक्त कथनों से यह प्रतीत होता है कि क्या। तो देखिए कंक्लूजन जब भी आपका लिखाता है, कंक्लूजन जब भी आपका फ्लो होता है तो बॉडी से फ्लो होता है। जिस चीज़ों पर आपने अपना 300 से 350 वर्ड्स खर्च किया है, जिसको हम लोग बॉडी कहते हैं, उसी से आपका कंक्लूजन फ्लो होना चाहिए। तो पूरा जो बॉडी आप लिख रहे हैं वो क्या लिखा रहे हैं? आप कॉजेस बता रहे हैं अपने पूरे आंसर में। 300 350 आंसर के वर्ड्स में आपने क्या एक्सप्लेन किया है? आपने कॉजेज एक्सप्लेन किया है। तो कंक्लूजन भी ऐसा ही आएगा कि कंक्लूजन आप लिखिएगा कि उपयुक्त कथनों से यह प्रतीत होता है कि रिवोल्ट ऑफ 1857 1857 के मल्टीपल कॉजेज थे, बहुत सारे कारण थे, और ये सारे कारण जो थे वो कोई एक दिन के कारण नहीं थे, बल्कि ये कारण काफ़ी लंबे समय से कंपनी के सेना के अंदर, कंपनी के सिपॉयज के अंदर पनप रहे थे, जिसने रिवोल्ट ऑफ 1857 का रूप धारण किया। इतना आप लिखेंगे, आपका कंक्लूजन लिखा जाएगा। तो जैसे कि हम लोग लिखेंगे बेस्ड ऑन द अबव आर्ग्यूमेंट्स इट मे बी कंक्लूडेड, ठीक है। देखिए हम लोग लिख रहे हैं कंक्लूजन, बेस्ड ऑन द अबव आर्ग्यूमेंट्स, बेस्ड ऑन द अबव आर्ग्यूमेंट्स, कॉमा, इट मे बी कंक्लूडेड
that that the revolt was revolt was result of multiple factors that created a sense of anger among sepoys towards company full stop. It affected their conscience. ये जो कारण थे उन्होंने सिपाहीज लोगों के विवेक पर असर डाला. It affected their conscience as well as hurted their religious sentiments, which led them to raise the banner of revolt. ठीक है जी, हो गया आपका कंक्लूजन. इसमें अगर आपको छोटा करना है तो ये वाला वर्ड ख़त्म कर दीजिए, इतना लाइन छोड़ दीजिए, आप यहाँ पे भी कंक्लूजन लिख सकते हैं. तो इस तरीके से आपका बीपीएससी में मेंस में आंसर लिखाता है. अगेन मैं बता रहा हूँ, जब भी आपको क्वेश्चन मिले आप क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़िए और ध्यानपूर्वक पढ़ के फर्स्ट थिंग फर्स्ट पहले ये आइडेंटिफाई कीजिए कि इस क्वेश्चन का डिमांड क्या है और किस टॉपिक से क्वेश्चन है. जो क्वेश्चन का डिमांड होगा उसी पर आपको 300 साढ़े 300 वर्ड्स लिखने होते हैं, जिस पे आपका मैक्सिमम मार्क्स मिलता है, जिसको हम लोग बॉडी कहते हैं. और जो क्वेश्चन का टॉपिक होता है उससे हमारा इंट्रोडक्शन बनता है, जो क्वेश्चन का पहला पार्ट होता है. इंट्रोडक्शन जिसको हम लोग परिचय कहते हैं, ये अमूमन 40 से 50 या 60 वर्ड्स में लिखना होता है. और इसको लिखने का तरीका ये है कि टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आपको दिमाग में एक बार में आ रही हैं उसको कहीं रफ वर्क में आप 5-6 फैक्ट्स को लिख लीजिए और फिर कोशिश कीजिए कि उन 5 से 6 फैक्ट्स से को हेल्प से आप 5-6 लाइन बना पाइए. 5-6 लाइन या 7 लाइन आपने लिखा जिसमें वो सारी फैक्ट वाली बातें आपकी अगर आ गई, आपका इंट्रोडक्शन तैयार हो गया. इंट्रोडक्शन के बाद आता है बॉडी. बॉडी बनता है आपका क्वेश्चन के डिमांड से. जैसा कि हम लोगों ने इस क्वेश्चन में देखा कि क्वेश्चन का डिमांड था कॉजेस, तो इसलिए हम लोगों ने पूरा अपना आंसर कॉजेस पे लिखा. अगर क्वेश्चन का डिमांड होता महत्व सिग्निफिकेंस, तो हमारा पूरा आंसर सिग्निफिकेंस पे आता. ठीक है, तो अमूमन क्या होता है, ऑर्डिनरली लोग क्या करते हैं कि रिवोल्ट ऑफ 1857 देखे और रिवोल्ट ऑफ 1857 तो टॉपिक था, लेकिन रिवोल्ट ऑफ 1857 का ही वो नोट्स लिख के आ जाएंगे और कहेंगे कि हमने मेंस लिखा, और इसलिए मार्क्स मिलता नहीं है. क्वेश्चन पूछ रहा है कारण और आप लिख कर आ गए रिवोल्ट ऑफ 1857 का पूरा कथा कहानी कि वो उधर गया, उसको मारा, उधर कूद गया. ये थोड़ी नोट्स थोड़ी पूछ रहा था आपको. हमेशा याद रखिए कि क्वेश्चन के डिमांड के अनुसार अगर आप आंसर लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिलेगा. अगर आपका क्वेश्चन के डिमांड से आंसर भटक रहा है तो आपको एवरेज मार्किंग मिल जाएगा. तो इसलिए मैं कहता हूं कि सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए कि क्वेश्चन का डिमांड क्या है और क्वेश्चन का टॉपिक क्या है. टॉपिक से इंट्रोडक्शन, डिमांड से बॉडी. और बॉडी लिखने का भी मैंने तरीका बताया कि 5 से 6 पॉइंट जो आपको लगता है कि आपके आंसर्स में होने चाहिए उनको पहले आप रफ वर्क में लिखिए और उसके बाद फिर उन पॉइंट्स को आप लिंक कीजिए क्वेश्चन के डिमांड से. जैसे कि इकॉनमी जो मैंने लिखाया आपको यहाँ पे बताया कि लैंड रेवेन्यू का बढ़ना किस तरीके से रिवोल्ट ऑफ 1857 का कारण बना. तो ये लैंड रेवेन्यू का बढ़ना और 1857 का कारण, इसके बीच में 5-6 लाइंस का लिंकेजेस होना चाहिए, वही आपका एक्सप्लेनेशन होता है और उसी पे आपको मार्क्स मिलेंगे. और कंक्लूजन जो होता है वो लास्ट पार्ट होता है आपके आंसर का. और कंक्लूजन जब भी आपका लिखा जाता है, जब भी फ्लो होता है कंक्लूजन, तो वो आपके बॉडी से फ्लो होता है. सो ये इतनी सारी बातें अगर आप रखेंगे एंड अगर आप आंसर इस तरीके से लिखते हैं, लास्ट में एक फ्लो चार्ट आप बना दीजिए, ठीक है जी, तो आपको अच्छे मार्क्स, अच्छे अंक मेंस में मिलेंगे. और यही मेंस को लिखने का तरीका भी है. हमेशा याद रखिए कि नोट्स लिख कर मत आ जाइए. आपको जो मार्क्स मिलेगा वो क्वेश्चन के बॉडी पे मिलता है, क्वेश्चन के डिमांड पे मिलता है. क्वेश्चन अगर पूछ रहा है क्यों, तो आपका जवाब भी होना चाहिए क्यों में. अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कैसे, तो आपका जवाब भी होना चाहिए कैसे. क्लियर है ये चीज़?
सो दिस वाज ऑल अबाउट योर मेंस आंसर राइटिंग, एंड मेंस इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको अंक मिलेगा। और मेंस जैसा मैंने आपको बताया कि वो ये एक डोमेन होता है जिसमें आप सबसे ज़्यादा मार्क्स अपने लिए एक्यूमुलेट कर सकते हैं, और आपके मार्क्स के आधार पे ही आपको सर्विसेज मिलेंगी। सो BCW के द्वारा ये जो मेंस का मैंने आपको जो चर्चा जो है वो रखी गई थी। और डिटेल के लिए आप हमारे BCW के मेंस प्लेटफॉर्म में जुड़ सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।